हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एच एस बिंद्रा, फैकल्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। आज देखिए अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी वन। और नीट के अंदर जीओसी वन में से 3 से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जीओसी वन में देखिए कौन कौन से टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट या वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कभी इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी इनके एप्लीकेशन पार्ट में से क्वेश्चन आ जाता है। और इसका एप्लीकेटिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जीओसी सेकंड के अंदर भी काफ़ी यूज़ में आता है। तो इसका जो एप्लीकेटिव पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट। तो इसमें एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको 4 कंपाउंड्स दिए होंगे, एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड वीक बेसिक है, किसका के ज़्यादा है, पीके ज़्यादा है, के भी ज़्यादा है, पीके भी ज़्यादा है, पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल। कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, उसमें इंडक्टिव से आंसर आ रहा है या हाइपर कंजुगेशन से आ रहा है या रेजोनेंस लग रहा है या एरोमेटिसिटी का अप्लाई हो रहा है या सिग्मा रेजोनेंस है या बैक डोनेशन है। इस तरह के कॉन्सेप्ट उसके अंदर अप्लाई होते हैं। फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिग्मा सी एच बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो जिसमें जितना अल्फा एच होगा वो एल्कीन मोर स्टेबल होगा। और अगर उसमें रेजोनेंस है तो वो हाइपर कंजुगेशन से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के में से क्वेश्चन बन सकता है। एक हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जो स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फिर बॉन्ड लेंथ बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको कंपाउंड देके उनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर कराएगा। तो जब भी किसी सिस्टम के अंदर रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जितने सिस्टम में भी रेजोनेंस चलेगा, जितने सिस्टम में भी रेजोनेंस होगा, वहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। तो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन हो सकता है। एक देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। एक ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करता है वो। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता है कि बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसका प्लस एम पावर है, प्लस एच पावर है, प्लस आई पावर है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। और अगर उनका माइनस एम पावर, माइनस एच पाई, माइनस एच और माइनस आई होगा तो वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो अगर प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई वाले होते हैं उनको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ये हम किस रिएक्शन की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये हम इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि जब पर रिंग पर कोई इलेक्ट्रोफाइल का अपन रिएक्शन कराएंगे तो एक्टिवेटिंग कंपाउंड मोर रिएक्टिव होंगे और डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड जो है वो लेस रिएक्टिव होंगे। तो एक इस तरह के क्वेश्चन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग पर ऐसे ग्रुप अटैच हैं जिनका पावर प्लस एम है, प्लस एच है, प्लस आई है, वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। जिनका पावर माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई है, वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसमें सभी में एम इफेक्ट, एच इफेक्ट या आई इफेक्ट का जो एप्लीकेटिव पार्ट है वो सब अप्लाई होगा। एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इस तरह इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस जीओसी वन में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स फॉर ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिया हुआ है
तो दो सीरीज होती हैं, एक माइनस आई और एक प्लस आई। और माइनस आई वाला जो है वो कार्बन चेन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, और प्लस आई वाला जो है कार्बन चेन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो माइनस आई और प्लस आई सीरीज का आपको ऑर्डर पता होगा। तो हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ये बिल्कुल करेक्ट करेक्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑप्शन जो मैंने दिया हुआ है, ये आपके पास जो कार्बन है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो sp2 से ज्यादा होगा। sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा है। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड से ज्यादा और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से ज्यादा, ये भी आपके पास ऑर्डर करेक्ट है। फिर न्यूट्रल में सबसे ज्यादा माइनस आई पावर होता है NO2 का, और NO2 के बाद ही साइनाइड का नंबर आता है। तो साइनाइड इज ग्रेटर देन एसिड। अगर कोई मेजर मेजर फंक्शनल ग्रुप की बात है तो अपन बोलते हैं NH3 पॉजिटिव। कैटाइन का जो माइनस आई पावर है वो सबसे ज्यादा होता है। कैटाइन के बाद आएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल में आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आपके पास NO2, फिर आपने कहा साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड। उसके बाद चारों हेलोजेंस लगाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर OR आएगा, फिर OH आएगा, फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से स्लाइटली ज्यादा होता है। फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके बाद NH2, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद विनाइल, उसके बाद हमारा रेफरेंस हाइड्रोजन। ये जो सीरीज हमने प्लस आई और माइनस आई बनाई हुई है, इसमें हाइड्रोजन को अपन रेफरेंस लेते हैं। और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की भी कहीं बात हो रही है, तो T इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन H। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। साइनाइड इज ग्रेटर देन एसिड। अब फिनाइल इज ग्रेटर देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए फिनाइल के अंदर ये जो कार्बन है ये आपके पास है sp2, और जो ट्रिपल बॉन्ड में C ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर जो कार्बन है ये आपके पास है sp। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH इज ग्रेटर देन फिनाइल होना चाहिए। तो ये जो D वाला ऑप्शन है ये आपके पास रॉन्ग है। तो आंसर इस क्वेश्चन में आपके पास हो जाएगा D। फिर क्वेश्चन सेकंड देखिए, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिड स्ट्रेंथ। कुछ कंपाउंड्स मैंने दे रखे हैं आपको। आपके पास एक तो कंपाउंड है CH2 और NO2, CH2 NO2 और COOH। और एक आपके पास हमने CH2CN और COOH ऐसा लिया हुआ है। और एक आपके पास CH2Cl और COOH लिया हुआ है। और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। कोई भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होगी, उसमें से प्रोटॉन निकालो और एनाइन बनाओ। H प्लस आपको निकालना है और एनाइन बनाना है, और उस एनाइन की आपको स्टेबिलिटी देखनी है। अभी अपन स्टेबिलिटी इंडक्टिव से देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आगे आप देखोगे स्टेबिलिटी एनाइन की जो होगी उसमें रेजोनेंस का, कोई एरोमेटिसिटी का कोई फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कंपाउंड दे रखा है उसमें से प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाना है। अब आपको कि भाई प्रोटॉन कहाँ से निकालें जहाँ एनाइन ज्यादा स्टेबल है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर OH वाला H रिलीज करूंगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और अगर कोई कार्बन वाला H रिलीज कर दिया मैंने तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो प्रोटॉन निकालना कहाँ से है? जहाँ पे एनाइन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। एसिडिक नेचर में लास्ट तक यही बात चलेगी, प्रोटॉन निकालो, एनाइन बनाओ, और उस एनाइन की आपको क्या देखनी है? स्टेबिलिटी आपको देखनी है। तो फर्स्ट में देखिए, जब मैं प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाऊंगा तो इस तरह से आपके पास ये एनाइन फॉर्म होंगे। अब NO2 ग्रुप का पावर कैसा है? माइनस आई। और माइनस आई कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? यहाँ पे डेल पॉजिटिव। और डेल पॉजिटिव जब क्रिएट होगा तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा, एनाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी साइनाइड ग्रुप का माइनस आई पावर है, और इधर भी Cl का माइनस आई पावर, यहाँ पे भी Cl का माइनस आई पावर। अब देखिए जब क्वेश्चन इंडक्टिव में से होता है
तो वहां पे आपको ये जरूर चेक करना है डीएनपी। डीएनपी का मतलब सबसे पहले अपन डिस्टेंस देखेंगे। तो आपने देखा COOH से डिस्टेंस जो है वो सबका सेम है, डिस्टेंस आपके पास सेम है। फिर उसके बाद नंबर देखना है कि आई इफेक्ट वाला ग्रुप एक लगा हुआ है या दो लगा हुआ है। जितना ज्यादा लगा होगा नंबर इंक्रीज होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी चाहे वो माइनस आई हो चाहे वो प्लस आई हो वो इंक्रीज करेगा। और लास्ट में आपने देखना है पावर। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस तीनों के अंदर सेम है, डिस्टेंस तीनों में सेम है। उसके बाद नंबर भी सब में एक एक लगा हुआ है, तो अपन क्या कंसीडर करते हैं, पावर कंसीडर करते हैं। तो माइनस आई सीरीज का जो ऑर्डर होता है वो NO2 इज ग्रेटर देन साइनाइड और इज ग्रेटर देन Cl। माइनस आई का जो ऑर्डर आपके पास होगा NO2 का सबसे ज्यादा होता है सीरीज में, फिर साइनाइड का और फिर Cl का। और एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा NO2 नाइट्रो एसिटिक एसिड। उसके बाद आपके पास हो जाएगा साइनो एसिटिक एसिड। और उसके बाद एक ऑप्शन में यहाँ पे फ्लोरो एसिटिक एसिड भी है, CH2F और COOH। तो फ्लोरीन का भी कैसा पावर होगा यहाँ पे, माइनस आई पावर होगा। उस NO2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद F और उसके बाद आपके पास आएगा Cl। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी कहीं पे आपको इंडक्टिव से आंसर निकालना है तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव पावर। सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद नंबर देखेंगे, उसके बाद अपन पावर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और उनके RS बनाए हुए हैं और स्टेबिलिटी की बात कर रहा है और अपने को करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो फर्स्ट में आप देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 2 पाई बॉन्ड है। और सेकंड में भी आपने का नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास 3 दे रखा है। तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और ये भी चेक करते जाए साथ साथ कि हाँ भाई ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। यहाँ से अपन बोलेंगे ये लॉन पेयर इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। तो ये आगे जो मैंने बनाया है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में तो सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। अब बी ऑप्शन में देखेंगे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सेकंड जो मैंने RS बनाया हुआ है उसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इस ऑप्शन में लेस स्टेबल दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन जो है आगे अपन एसिडिक नेचर में भी बात करेंगे। एक फिनॉक्साइड आयन आपको दिया हुआ है सी ऑप्शन में, ये यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है। और नेक्स्ट वाला आपके पास ये कार्बोक्सिलेट आयन है, C+O। अब आपको पता है जो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं वो आइडेंटिकल RS बनती हैं। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पाई क्लाउड आगे शिफ्ट करेंगे अपन, तो इसका जो अपन RS बनाएंगे वो CO नेगेटिव और ये आपके पास डबल बॉन्ड हो। तो जब कार्बोक्सिलेट आयन में अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 आइडेंटिकल RS बनता है, 2 आइडेंटिकल RS बनता है। और ऐसे स्ट्रक्चर के वेटेड एवरेज हाई होते हैं, इनके अपन बोलते हैं जो वेटेड एवरेज है वो आपके पास हाई होते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ जो O नेगेटिव है ये C+C के साथ रेजोनेंस में है और यहाँ जो O पे नेगेटिव है वो C+O के साथ रेजोनेंस में है। C+O का जो रेजोनेंस है वो C+C से ज्यादा होगा। जब यहाँ पे रेजोनेंस हुआ तो O पे नेगेटिव आया, जब फिनॉक्साइड आयन के अंदर ये O नेगेटिव रेजोनेंस में आएगा यहाँ से तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा। इसका जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, तो O पे नेगेटिव जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल होगा फिनॉक्साइड आयन से। तो यहाँ पे भी देखिए फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन।
तो फिनॉक्साइड आयन जो होगा वो कार्बोक्सिलेट आयन से लेस स्टेबल है। और नेक्स्ट वाले के अंदर डी ऑप्शन को अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक HCOO नेगेटिव, एक फॉर्मेट आयन है, और एक मैंने यहाँ CF3 लगा दिया, COO नेगेटिव। और यहाँ पे आप देखोगे CF3 ग्रुप का कैसा पावर होगा, -I, और -I जो है वो बाजू में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, डेल पॉजिटिव, और डेल पॉजिटिव क्रिएट करेगा तो नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या होगा, कम होगा, और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा तो एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी ये क्या कह रहा है, फॉर्मेट आयन इज ग्रेटर देन ट्राईफ्लोरो एसीटेट आयन, ये ऑप्शन भी गलत होगा। ट्राईफ्लोरो एसीटेट आयन जो है वो फॉर्मेट आयन से क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इसमें जो आंसर आपके पास आएगा वो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो फिनॉक्साइड आयन से मोर स्टेबल है ड्यू टू आइडेंटिकल RS, और या फिर अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो C+O के साथ है, और फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है वो C+C के साथ है। C+O का जो रेजोनेंस है वो C+C से क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन इन फॉलोइंग कंपाउंड, कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और इसमें स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। अब देखिए सारे ही ऑप्शन में मैंने डाइन दे रखा है, डाइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड है, और डाइन देखिए कैसा कैसा हो सकता है आपके पास, एक कंजुगेटेड डाइन होता है पाई के अल्टरनेट पे पाई, एक आइसोलेटेड डाइन होता है, 2 डबल बॉन्ड को एक या एक से ज्यादा कार्बन से अपन आइसोलेट कर दें, और एक क्यूमुलेटेड डाइन, लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं। और जब डाइन की स्टेबिलिटी की बात वो करेगा तो कंजुगेटेड इज ग्रेटर देन आइसोलेटेड इज ग्रेटर देन क्यूमुलेटेड। जब डाइन की स्टेबिलिटी की बात अपन करेंगे तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड इज ग्रेटर देन आइसोलेटेड इज ग्रेटर देन क्यूमुलेटेड। कंजुगेटेड इज ग्रेटर देन आइसोलेटेड इज ग्रेटर देन क्यूमुलेटेड। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड तो आइसोलेटेड डाइन है, और थर्ड एंड फोर्थ कंजुगेटेड डाइन है, तो कंजुगेटेड डाइन आइसोलेटेड से मोर स्टेबल होगा। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो फर्स्ट और सेकंड से मोर स्टेबल है। अब थर्ड और फोर्थ में चेक करें, अगर अपन यहाँ से थर्ड ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें कितने अल्फा एच मिलेंगे आपको हाइपर कंजुगेशन के लिए, तो इधर तो 1 अल्फा एच है और इधर आपके पास 2 अल्फा एच है, तो थर्ड में रेजोनेंस विद 3 अल्फा एच अपन यहाँ लिख सकते हैं, रेजोनेंस विद 3 अल्फा एच। और अगर मैं फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक करूं तो रेजोनेंस तो है ही, पाई के अल्टरनेट पे पाई है, कंजुगेटेड डाइन है, इधर से ये C+C ब्लॉक किया, यहाँ पे आपके पास 2, इधर भी 2 और इधर भी 2 अल्फा एच जो है, तो यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा एच, रेजोनेंस विद 6 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो एल्कीन होगा वो आपके पास हो गया फोर्थ, और फोर्थ से जो कम होगा वो आपके पास है थर्ड। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को चेक करना है, दोनों ही आइसोलेटेड डाइन है, तो अल्फा एच देखते हैं। तो इधर से आपने कहा अल्फा एच की बात करेंगे अपन, तो इधर आपके पास है 2 और 1, 3 अल्फा एच है, इसमें आपको मिल रहा है 3 अल्फा एच। और नेक्स्ट वाले में देखें, ये आपके पास आइसोलेटेड तो है, ये भी 2 डबल बॉन्ड को एक या एक से ज्यादा कार्बन से आइसोलेट कर दिया, तो इसमें आपके पास 2 और 4 और 2 6 अल्फा एच। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर ज्यादा स्टेबल एल्कीन जो होगा वो आपके पास होगा सेकंड। तो अब आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल आपके पास हो गया फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ए आंसर आपके पास करेक्ट होगा। तो एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है वो अपन यहाँ पे, अगर डाइन है तो डाइन में आपको देखना है कि कंजुगेटेड है, आइसोलेटेड है, क्यूमुलेटेड है, और डाइन नहीं है उसमें मोनो एल्कीन ही है, तो एल्कीन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच से अपन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मूवमेंट।
अब देखिए यहाँ डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, और डाइपोल मोमेंट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस आई, और माइनस आई का जो ऑर्डर रहता है इसके अंदर, ये अपने को मालूम है, माइनस आई का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ये NO2 का यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपको पता है साइनाइड का, उसके बाद हेलोजेंस का आएगा, और उसके बाद NH2 ग्रुप का है। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा NO2, उसके बाद साइनाइड फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ आएगा, फिर देन फ्लोरीन में थर्ड आ जाएगा, देन सेकेंड। तो आंसर आपके पास आना चाहिए फर्स्ट इज ग्रेटर देन, फोर्थ इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। तो डी ऑप्शन जो इसमें होगा वो आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फॉलोइंग कंपाउंड। एक नेफ्थलीन का आपको स्ट्रक्चर दे रहा है और इसमें बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड ऑप्शन की आपको बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको इसका हाइब्रिड बनाना पड़ेगा कि नेफ्थलीन का जो हाइब्रिड क्या होगा। तो अगर इसमें अपन देखते हैं, ये आपके पास है नेफ्थलीन, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, इस नेफ्थलीन का अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो आप देखिए ये जो बेंजीन आपके पास होता है, ये बेंजीन है, इसको अपन दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। बेंजीन की अपन दो RS बनाते हैं। एक आपने का ऐसा डबल बॉन्ड अपन लगा सकते हैं, अल्ट्रानेट डबल बॉन्ड, एक ऐसा लगा सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कि साहब ये A है और इसको अपन बोल रहे हैं ये B है, ये दोनों जो हैं ये RS हैं, ये दोनों RS हैं, और ये कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड बनता है। मैंने आपसे पूछा भाई A और B के अंदर क्या रिलेशन है, तो A और B में कोई रिलेशन नहीं है। दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब जब मेरे को नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो मैं नेफ्थलीन में ऐसा बोल सकता हूं, नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला मैं ए बना रहा हूं, मतलब ये वाली रिंग मैंने ए बना दी, ये आपको दिख रहा है जिस तरह से मैंने उसमें पाई बॉन्ड लगाए हैं। तो नेक्स्ट आपने कहा ये रिंग ऐसा बने, तो अगर ये फर्स्ट वाला रिंग ए है, तो ये सेकंड वाला रिंग आपको दिख रहा है ये बी है। सेकंड वाले रिंग में जो अरेंजमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन का, ये आपके पास बी है। अब नेक्स्ट में मैं फर्स्ट लास्ट वाली रिंग जो है वो सेकंड वाली रिंग उसको ए बनाता हूं। तो इसको अगर मैंने ए बना दिया, तो यहाँ अल्ट्रानेट डबल बॉन्ड लगाऊंगा, तो ये वाला रिंग क्या हो गया ए, और जो फर्स्ट वाला है वो ना ए है ना बी है। तो आपने देखा भाई फर्स्ट वाली रिंग आपने ए बना दी, सेकंड वाली रिंग ए बना दी। आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाली रिंग बी तो बन चुकी है, फर्स्ट वाली रिंग आप बी बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये ऐसा बना। ये फर्स्ट वाली रिंग आपने बी बना दी, और सेकंड वाला ना ए है ना ये बी है। तो जब नेफ्थलीन के मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब आपको जब भी कोई आंसर देना है तो आपको हाइब्रिड देखना है, हाइब्रिड कौन सा होगा। तो हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर है जो ज्यादा स्टेबल है, तो इसका जो हाइब्रिड है वो आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ये रिंग भी जो आपको दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इधर से, ये रिंग भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो हाइब्रिड है वो आपको आपके पास जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। अब इस हाइब्रिड को देख के अपन ऑप्शन मैच करेंगे। जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो नहीं देखना, जो हाइब्रिड है वो देखना है। और वहां पे देखिए आपने जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये नंबर भी यहाँ लगा दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और इधर आपने कहा 2 और 3 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड लेंथ ए है और ये बॉन्ड लेंथ बी है 2 3 वाला, तो अपन बोलेंगे बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, ए। यानी 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 2 और 3 से क्या होगा, शॉर्टर होगा। शॉर्ट 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 2 और 3 से शॉर्टर होगा।
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको हाइब्रिड को देखना है। तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन की अपन बात करते हैं। ऑल द सीसी बॉन्ड लेंथ आर सेम, नो। बेंजीन में तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम होता है, नेफ्थलीन में सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होता। अब कहेंगे C1 C2 बॉन्ड लेंथ इन शॉर्टर देन C2 C3 बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल करेक्ट है। आपको इस स्ट्रक्चर को नहीं देखना, आपको जो यहाँ पे आंसर निकालना है वो इस हाइब्रिड को देख के आंसर निकालना। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर हो जाएगा वो आपके पास सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर तो आपको कभी भी निकालना है तो प्रोटॉन निकाल के एनायन बनाओ और उस एनायन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है। तो सारे ही फिनोलिक कंपाउंड है, तो यहां से मैंने प्रोटॉन निकाला और ये एनायन बना दिया और ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। सब में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, कहाँ रेजोनेंस ज्यादा होगा कहाँ कम होगा जो पैरा पे ग्रुप लगे हैं वो डिसाइड करेंगे। तो हेलोजन का जो डोमिनेंस होता है वो आपको पता है माइनस आई, माइनस आई। हेलोजन का एक तो माइनस आई पावर होता है और हेलोजन के पास लॉन पेयर है तो प्लस एम पावर भी होता है। तो हेलोजन का माइनस आई भी है और हेलोजन का प्लस एम भी है, और जो डोमिनेंस होती है हेलोजन में वो अपन बोलते हैं माइनस आई इज ग्रेटर देन, माइनस आई इज ग्रेटर देन आपके पास प्लस एम। अब देखिए माइनस आई किसका, हेलोजेंस की बात करें तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका, तो अपन बोलते हैं फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। और अगर प्लस एम की बात करूं मैं तो प्लस एम भी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। प्लस एम का मतलब लॉन पेयर डोनेट करना है, और बात क्लोरीन कार्बन के साथ हो रही है तो फ्लोरीन और कार्बन में जो ओवरलैपिंग होगा वो 2p2p, क्लोरीन के अंदर 2p3p, ब्रोमीन के अंदर 2p4p होगा, इसी तरह से 2p5p होगा। और ओवरलैपिंग में अगर साइज सेम होगा तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा, ओवरलैपिंग अच्छा होगा तो रेजोनेंस अच्छा होगा। तो प्लस एम पावर भी सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का। तो हेलोजन में माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और प्लस एम का ऑर्डर भी क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आप एक बात याद रखना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे कम होती है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो सारी हेलोजेंस में सबसे कम होती है। तो जब भी कोई हेलोजन का क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्वेश्चन आए या एसिडिक नेचर की क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ तो ओनली क्लोरीन ही है, इसके साथ सपोज मैं फ्लोरीन दे देता, एक क्वेश्चन की बात अभी अपन करते हैं, तो आप याद रखना फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे कम होता है। फ्लोरीन माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन फ्लोरीन प्लस एम की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो सबसे कम होता है। यहाँ पे तो क्लोरीन है आपके पास तो इसका माइनस आई आप सोचेंगे। CH3 ग्रुप का तो आपको दिख रहा है सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके पास है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा CH बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा, और जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है तो कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एच। तो यहाँ CH3 ग्रुप का अपन प्लस एच। और कितने सिग्मा CH बॉन्ड है, 3 सिग्मा CH बॉन्ड है। कोई और एल्काइल ग्रुप होता तो मैं नंबर ऑफ अल्फा एच उसमें काउंट करता। NO2 ग्रुप का कैसा पावर सा, माइनस है, माइनस है। और पैरा पोजीशन पे डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट की मैं यहाँ पे बात नहीं करता। और OCH3 का यहाँ पे कैसा पावर होगा, प्लस है, पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऊपर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगा। तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लग रहा है वो NO2 का लग रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर की मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं थर्ड, थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा। उसके बाद अपन माइनस आई की बात करें तो फर्स्ट, देन आपके पास सेकंड, और फिर सबसे वीक जो होगा वो आपके पास फोर्थ।
क्योंकि प्लस एम का जो पावर है वो प्लस एच से ज्यादा है। तो ये एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर 3124। तो 3124 का मतलब बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अब देखिए, अगर उसमें वो दो हेलोजन के कंपाउंड होते, कोई इस तरह का क्वेश्चन है, एक तो आपको दे दिया पैराक्लोरोफिनॉल और एक आपको दे दिया पहला पैराफ्लोरोफिनॉल, एक पैराक्लोरोफिनॉल एक पैराफ्लोरोफिनॉल, और के की बात कर रहा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और के का आपको ऑर्डर बताना है। यहां से आपने प्रोटॉन निकाला है, एनाइन बना है। अब आपको देखना है कौन से एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैंने आपसे बोला क्लोरीन का पावर भी कैसा है, -I, ठीक है, डोमिनेंस जो है -I, फ्लोरीन का भी कैसा पावर है, -I। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, अभी मैं आपसे बोल रहा था फ्लोरीन -I से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, प्लस एम से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो क्लोरीन से कम होगा, और कम होगा तो एसिडिक नेचर भी आपके पास कम होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर के की बात अपन करेंगे तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन आपके पास क्या होगा, सेकंड। तो कभी आपको एक ही कंपाउंड में डिफरेंट हेलोजन दे रखी हैं तो आप इस बात को याद रखना, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो सबसे कम होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ O पे नेगेटिव है, डीलोकेलाइज होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर डीलोकेलाइज होगा इस कार्बन पे आएगा, फिर डीलोकेलाइज होगा यहाँ आएगा। जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो वो Cl में भी जाएगा, क्योंकि Cl के अंदर 3D वैकेंट है, तो एक्स्ट्रा रेजोनेंस भी आ रहा है, जबकि F के अंदर कोई वैकेंट नहीं है। तो अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकेलाइज होके Cl पे भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। एक आपको दिया हुआ है यहाँ पे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बना लिया हमने COOH। एक आपके पास है फिनॉल C6H5 और OH। एक मैं दे रहा हूं पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा पे NO2 लगा हुआ है। और एक आपके पास है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये COOH और ये NO। तीन तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड है और एक आपके पास फिनोलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर जो है वो फिनोलिक कंपाउंड से ज्यादा होता है, फिनोलिक कंपाउंड से ज्यादा होता है। अगर अपन पीके की भी बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड का जो पीके होता है वो 4.20 और फिनॉल का जो पीके होता है वो आपके पास है 9.95। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनोलिक कंपाउंड से मोर एसिडिक होते हैं। बस एक कंपाउंड आपको याद रखना है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड आप याद रखना, जिसका फॉर्मूला होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये भी फिनोलिक डेरिवेटिव है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक है। और इसका जो पीके होता है वो आपके पास 0.38 होता है। ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है। तो अपन बोलते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनोलिक डेरिवेटिव से मोर एसिडिक होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में अभी बात हुई थी 2 आइडेंटिकल RS बनेंगे, और फिनॉक्साइड आयन के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, और फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में है। C डबल बॉन्ड O का रेजोनेंस C डबल बॉन्ड C से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब तो इसका मतलब ये आपके पास बेंजोइक एसिड फर्स्ट, फिनॉल अगर सेकंड मान लें अपन, और थर्ड पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, और फोर्थ है मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसमें 1, 3, 4 सेकंड से तो मोर एसिडिक होंगे। अब अपन बोलेंगे 3 और 4 जो है वो फर्स्ट से मोर एसिडिक होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और 3 और 4 में बात करें तो मैं पैरा पे तो कैसा पावर कंसीडर करूंगा, -M, और मेटा पे कैसा पावर कंसीडर करूंगा, -I, और -M का पावर -I से ज्यादा होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपके पास होगा वो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, उसके बाद मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड,
उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद फिनॉल। तो ऑप्शन आपके पास जो आ जाएगा इसमें, उसी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। फिजिबल रिएक्शन इज, कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा? तो फर्स्ट वाला रिएक्शन अगर अपन कराते हैं तो क्या बनता है आपके पास, यहाँ बनेगा CH3COO Na, और साथ में बन गया ये HCl बन गया, ऐसा हुआ। सेकेंड रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनेगा, C6H5COO और प्लस HBr बन गया। नेक्स्ट वाली रिएक्शन कराया, KHSO4 डाला, तो यहाँ पे आपके पास इसका तो पोटेशियम सॉल्ट बन गया, OK बन गया, और ये NO2, ये NO2 और ये NO2, यही पिक्रिक एसिड है जिसकी बात अभी अपन कर रहे थे, और साथ में H+ यहाँ लगेगा तो H2SO4 बन गया। और लास्ट वाली रिएक्शन अगर अपन कराएंगे, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन हो उसमें अपन ऐसा ही कराते हैं। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से जो H रिप्लेस हुआ वो यहाँ लगा, तो यहाँ पे आपने कहा ये OH और ये हो गया COOH, और प्लस बन गया यहाँ से सोडियम सॉल्ट, इसका बन। अब देखिए कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होनी चाहिए, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा जब वो वीकर साइड में जाना चाहिए। बस एक बात आपको याद रखनी है, वीकर साइड में जाना चाहिए, वीक एसिड वीक बेस आपके पास बनना चाहिए। तो अगर फर्स्ट में मैं देखूं, एक एसिड मैंने आपको ये ए दिया, एसिटिक एसिड को ए मान लूं और HCl को मैं बी मान लूं, तो आप देखिए कौन सा एसिड स्ट्रांग है, तो आपको डाउट ही नहीं है कोई। HCl जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड से मोर एसिडिक होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बना तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा तो ये वापस चला जाएगा। तो ये रिएक्शन तो आप बोलोगे भाई पॉसिबल नहीं है। क्या बताया मैंने, कभी भी कोई एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो हमेशा जब वो रिएक्शन होगा तो वो वीकर साइड में जाना चाहिए, वीकर साइड में जाना चाहिए। सेकंड में भी आपने कहा भाई HBr बन रहा है और इधर बेंजोइक एसिड है, तो HBr स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड चला जाएगा। और नेक्स्ट में भी आप देखोगे यहाँ तो भाई H2SO4 बन रहा है, और ये जब इसको प्रोटॉन देगा तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। और नेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, और आपको मालूम है यहाँ जो इफेक्ट काम कर रहा है वो ऑर्थो इफेक्ट होता है, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो अगर ये एसिड मैं बी ए बोलता हूँ और इसको मैं बी बोलता हूँ, तो के की बात यहाँ पे करूँगा तो ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी जो है वो वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो रिएक्शन जो है अपना फॉरवर्ड जाएगा। तो जब भी कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है तो हमेशा वो आपके पास किस साइड जानी चाहिए, वीकर साइड के अंदर आपके पास जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में देखें, द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिड स्ट्रेंथ। एक आपके पास है एल्काइन एसिटाइलिन, तो यहां से आपने वही प्रोटॉन निकालेंगे, एनाइन बनाएंगे, इधर से भी प्रोटॉन निकाला, एनाइन बनाया, और यहां से भी अपन ये प्रोटॉन रिलीज करेंगे अब यहां से, और H+ यहां से रिलीज किया, यहां से आप H+ जब रिलीज करेंगे तो कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव। और आपको मालूम है sp हाइब्रिडाइज कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। आप दोनों ही एल्काइन की बात करें तो यहाँ CH3 का कैसा पावर लगेगा, +I पावर लगेगा। +I बाजू में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव क्रिएट करेगा, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक तो अपन बोलेंगे एसिटाइलिन, इसके बाद अपन ले लेते हैं प्रोपाइन, और इसके बाद अपन ले लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। एसिटाइलिन इज ग्रेटर देन प्रोपाइन इज ग्रेटर देन इथीन, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको कुछ OH दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4 उनको अपन ने मार्क किया हुआ है, और आपसे कह रहा है भाई मोस्ट एसिडिक। एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन निकालो, एनायन बनाओ,
और उस एनाइन का आपको स्टेबिलिटी देखना है। तो अगर मैं यहाँ फोर्थ नंबर से प्रोटॉन निकालता हूँ, H प्लस निकालूंगा तो ये O पे नेगेटिव आएगा। 3 नंबर से प्रोटॉन निकाला तो O पे नेगेटिव आ गया। तो साहब ये नेगेटिव चार्ज कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है। नेगेटिव के अल्ट्रानेट पे सिग्मा बॉन्ड है, नेगेटिव के अल्ट्रानेट पे सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे तो आप क्रॉस लगाई दीजिए। अब इनको देखें, यहाँ से पॉजिटिव निकाला O पे नेगेटिव आया, यहाँ से भी पॉजिटिव निकाला O पे नेगेटिव आया। कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है उसकी बात करें तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑक्सीजन को चेक करता हूँ तो यहाँ नेगेटिव के अल्ट्रानेट पे क्या है, पाई, और पाई के अल्ट्रानेट पे क्या है, पाई। तो यहाँ से आपने कहा ये नेगेटिव चार्ज एक छोड़ के इधर आएगा और बाकी फिर C डबल बॉन्ड O वाली ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस चलेगा। जबकि वन में से जब अपन प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ C डबल बॉन्ड C के साथ ही रेजोनेंस में रहेगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो रहा है आपके पास सेकंड के अंदर। तो अपन बोलेंगे सेकंड जो है वो मोर एसिडिक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, प्रोटॉन निकालो, एनाइन बनाओ और एनाइन की आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे देखना होता है। नेक्स्ट फिर देखिए एक एसिडिक नेचर में से अपन ने क्वेश्चन ले लिया और इस बार सारे ही आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। तो फर्स्ट आपके पास बेंजोइक एसिड है, सेकंड के अंदर मेटा ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, फिर नेक्स्ट आपके पास पैरामिथोइक बेंजोइक एसिड है और फिर एक मेटा पे आपके पास OCH3 लगा। अब यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होते हैं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होंगे, मोर एसिडिक होंगे ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपके पास ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड में ये बेंजीन का जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2, और C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है ये भी कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2। यानी अगर ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजीन है और ये C डबल OH है, तो दोनों ये सेम प्लेन के अंदर है। ये दोनों आपने कहा सेम प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, अगर एसिडिक नेचर की बात करें पाई बॉन्ड का, तो यहाँ से आपने कहा प्रोटॉन निकाला और ये एनाइन बना दिया। अब आप देखिए इस एनाइन की स्टेबिलिटी देखना है तो ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में और दो आइडेंटिकल RS बनती हैं। अब यहाँ पे जब दोनों का प्लेन सेम है तो आप बोलोगे ये जो डबल बॉन्ड है ये इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में, और जितनी देर इनके बीच में रेजोनेंस चलेगा उस समय ये O नेगेटिव जो है ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होगा। लेकिन अब मैंने, ऐसा केस है तो ये बात चल रही है, अब मैंने ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दिए, कोई ग्रुप लगा दिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे रिपल्शन की वजह से, ये रिपल्शन की वजह से रिंग अपना प्लेन चेंज करेगा, और जैसे ही रिंग आउट ऑफ प्लेन गया तो ये C डबल बॉन्ड O वाला जो रेजोनेंस है ये डिस्टर्ब हो गया, और ये डिस्टर्ब हो गया तो ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज वाला रेजोनेंस है यही पार्टिसिपेट करेगा। इसी को ही अपन बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होते हैं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। जैसे ही ऑर्थो इफेक्ट आपको पता लगा उसमें, तो बेंजीन रिंग आउट ऑफ प्लेन जाएगा, और बेंजीन रिंग आउट ऑफ प्लेन गया तो ये C डबल बॉन्ड होकर रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया तो O नेगेटिव का रेजोनेंस बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड को तो सबसे पहले बाहर निकाल ही दूंगा, सेकंड वाला मोर एसिडिक होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब अपन बाकी सब में देख लेते हैं। यहाँ पैरा पोजीशन पे आप बोलोगे OCH3 का क्या हो गया, प्लस M पावर। प्लस M जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। और यहाँ मेटा पोजीशन पे OR का माइनस आई सीरीज में बात करते हैं तो माइनस आई बगल में कुछ डेल पॉजिटिव, फिर उससे कम डेल पॉजिटिव आगे आएगा, उससे कम आगे आएगा, क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के साथ कम हो जाएगा ऊपर पहुंचते पहुंचते। और फर्स्ट वाले में तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है, तो सबसे मोर एसिडिक तो अपन ने सेकंड निकाल दिया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इसके बाद आपके पास हो गया फोर्थ, इसके बाद हो गया फर्स्ट,
और इसके बाद अपन बोलेंगे प्लस एम की वजह से एसिडिक नेचर कम होगा, तो थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर आपके पास जो इसमें बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। 13th भी देखिए क्वेश्चन ये दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर एसिड स्ट्रेंथ। वही आपने कहा प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाना है, एनाइन की आपको स्टेबिलिटी देखना है। अब प्रोटॉन देखिए फर्स्ट वाले में से मैं यहां से निकालूंगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर से भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में है और इस साइड से भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में। यहां से प्रोटॉन निकाल के एनाइन बनाया, इधर से भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में, इधर से भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में, और यहां से नेगेटिव चार्ज, दोनों सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस। अब देखिए अगर आपको ऑर्डर का आइडिया है तो अपने को पता है कीटोन जो है इसका माइनस एम स्टर से ज्यादा होता है, तो माइनस एम ज्यादा होगा तो आपको थर्ड वाला जो होगा वो सबसे मोर एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों साइड से ही कीटोन लगा हुआ है, कौन से ऑप्शन में, थर्ड में। इधर से भी माइनस एम पावर लग रहा है, इधर से भी माइनस एम पावर लग रहा है कीटोन का। सेकेंड ऑप्शन में एक साइड से कीटोन का माइनस आई एम पावर है और एक साइड से ईस्टर का है COOR, तो ईस्टर का माइनस एम थोड़ा सा कम होगा कीटोन के कंपैरिजन में। या आप ये देख लिए, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये जो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, इसके साथ जब रेजोनेंस में रहेगा उस समय ये नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस काम कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस काम कर रहा है, तो इससे ओवरऑल माइनस एम पावर कम हो गया। और यहाँ तो मैंने दोनों साइड से ही माइनस एम आपके पास कम हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से ही मैंने स्टर लगाया हुआ। तो सबसे मोर एसिडिक आपके पास बन गया थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट का मतलब भी आपके पास आंसर करेक्ट होगा एसिडिक नेचर का। कभी मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया, एक ऐसा कंपाउंड दे रहा है और ये कंपाउंड दे रहा है, एसिडिक नेचर की बात कर रहा है, आपने कहा प्रोटॉन निकाला साहब, यहाँ नेगेटिव आया, प्रोटॉन निकाला यहाँ नेगेटिव आया, ये एनाइन स्टेबल हो गया ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, पाई के अल्टरनेट पे नेगेटिव चार्ज है, कितने पेयर कंजुगेशन में है, 3 पेयर कंजुगेशन में है, ऑड पेयर कंजुगेशन में पूरे रिंग के अंदर डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो ये स्टेबल होगा ड्यू टू एरोमेटिसिटी। और यहाँ प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर कम होगा। तो अगर ये दो कंपाउंड मैं आपको देता हूं और इसमें अगर के की अपन बात करेंगे, ये कंपाउंड है आपके पास और एक मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया, तो ये अपन के की बात करेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए कुछ बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विच इज मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग। तो बेसिक नेचर में क्या होगा, बेसिक नेचर में प्रोटॉन का अटैक कराएंगे और कैटाइन बनाएंगे और उस कैटाइन की आपको क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। ये हो गया ब्रोंस्टैंड बेस, कोई भी आपके पास बेस है इस पे आपने H+ का अटैक कराया और ऐसा आपने कैटाइन बना दिया और इस कैटाइन की आप क्या देखोगे, स्टेबिलिटी। अगर आप ऐसे चेक कर रहे हो तो आप ब्रोंस्टैंड बेस देख रहे हो, एक लुईस बेस है तो आप देखेंगे भाई कौन अपना लॉन पेयर इजिली डोनेट करेगा, कौन अपना लॉन पेयर इजिली डोनेट करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, और जो इजिली डोनेट करेगा वो आपने का स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो फर्स्ट वाले में अपन देखें तो मैंने आपको यहाँ पे एनिलीन दिया हुआ है और आपको दिख रहा है ये एनिलीन जो है इसका लॉन पेयर जो है वो C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में। अब ये जब लॉन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है रिंग में तो किसी को ये इजिली डोनेट नहीं करेगा, इसका स्टेटस तो ऐसा है। एक मैंने आपको यहाँ पे अमोनिया दिया हुआ है, ये अपना लॉन पेयर यहाँ लोकेलाइज लॉन पेयर है, डोनेट कर देगा। मिथाइल अमीन में क्या हो गया सर, थोड़ा बहुत CH3 ग्रुप का कैसा पावर लग गया, प्लस आई पावर लग गया, और प्लस आई वाला नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगा तो ये अपना जो लॉन पेयर है वो इजिली डोनेट करेगा। और ये एक मैंने जो आपको साइनाइड दे रखा है और ये तो वीक बेसिक नेचर का होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो लॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी।
तो आपने एक जर्नल ऑर्डर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक नेचर का पढ़ा होगा कि ग्वानिडीन एक कंपाउंड होता है इस तरह का, आप लोगों ने जरूर याद आएगा आपको देख के, NH और NH2। ये जो ग्वानिडीन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन इसको बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें अपन प्रोटॉन का अटैक कराते हैं तो 3 आइडेंटिकल RS बनती है। तो जनरल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं तो ग्वानिडीन आ जाता है सबसे पहले। उसके बाद हम बोलते हैं एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स। उसके बाद हम बोलते हैं एरोमेटिक एमीन्स, ये एनिलीन हो गया और उनके डेरिवेटिव हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे एक इस तरह का कोई कंपाउंड है आपके पास, एल्डामीन टाइप का, CH डबल बॉन्ड NH, इस टाइप का कंपाउंड है जहां नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है। इसके बाद हम बात करेंगे एमाइड की। एमाइड आपके पास ऐसा होता है RCONH2, क्योंकि यहाँ जो लॉन पेयर है वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, और यहाँ जो लॉन पेयर है वो C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में है। C डबल बॉन्ड O का जो रेजोनेंस है वो C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होगा, तो एमाइड का नेचर एरोमेटिक एमीन से वीक होगा बेसिक नेचर। और लास्ट में आपके पास साइनाइड। तो एक बार वापस रिपीट करता हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्वानिडीन, उसके बाद एलिफेटिक एमीन, उसके बाद एरोमेटिक एमीन्स, उसके बाद ये एल्डामीन्स, C डबल बॉन्ड NH टाइप के कंपाउंड, उसके बाद एमाइड, और लास्ट में आता है साइनाइड। तो विच इज मोस्ट बेसिक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई डाउट ही नहीं है, C ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। 15th क्वेश्चन में भी ऐसा ही कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आपको दे रखे हैं और इसमें पीके की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है, यहाँ आपने का लोकेलाइज लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर जो है वो लोकेलाइज्ड है, C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो किसी को इजिली डोनेट नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन में आपने कहा भाई रेजोनेंस और बढ़ गया, रेजोनेंस हमारे पास और बढ़ गया। ये लॉन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस इंक्रीज हो गया, तो किसी को डोनेट करने की पावर तो और डिक्रीज हो गई। और थर्ड ऑप्शन में तो लोकेलाइज लॉन पेयर है, कहीं जाने वाला नहीं है, किसी को इजिली डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। अब देखिए यहाँ ऑर्डर की जब बात अपन कर रहे हैं, यहाँ जब ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तब आपके पास क्या है, ऑर्डर की बात करेंगे तो देखिए पीके का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है, पीके का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम पीके किसका होगा, जिसका के सबसे ज्यादा होगा, जिसका के सबसे ज्यादा होगा उसका पीके सबसे कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। और के ज्यादा किसका होगा, एसिडिक ज्यादा कौन, जो बेसिक नेचर वीक होगा, जिसका बेसिक नेचर वीक होगा। और बेसिक नेचर वीक यहाँ पे किसका हो रहा है, सेकंड का, क्योंकि लॉन पेयर जो है वो दोनों रिंग के साथ रेजोनेंस के अंदर है, तो सेकंड आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट देन थर्ड, तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। तो ये आपको ऊपर जरूर नोटिस करना है कि के का ऑर्डर है कि केबी का ऑर्डर है कि पीएच का ऑर्डर है कि आपके पास पीके का ऑर्डर है या पीकेबी का ऑर्डर है। तो उससे आपके पास ऑर्डर में आगे पीछे कोई ना कोई डिफरेंस, इंक्रीजिंग पूछ रहा है डिक्रीजिंग पूछ रहा है, इस तरह से भी आपको चेक करना है। जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया, एक मैंने आपको वाटर दे दिया, एक मैंने आपको एसिटाइलिन दे दिया, एक मैंने आपको अमोनिया दिया, ये 1 ये 2 ये 3, और मैंने कहा भाई पीएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, पीएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप पीएच तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं, सबसे पहले वो लिखना है जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा, और पीएच सबसे ज्यादा होने का मतलब जो सबसे वीक एसिडिक नेचर का होगा। तो आप निकालते हैं साहब, यहां से प्रोटॉन निकाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहां से प्रोटॉन निकालेंगे sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव आएगा, यहां से प्रोटॉन निकालेंगे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा। कहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, वाटर। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, तो सबसे मोर एसिडिक जो होगा वो वाटर होगा, और जब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच कम होगा। हमें पीएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। फिर हमें पता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, तो सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक है, तो सबसे वीक एसिडिक जो होगा वो थर्ड होगा, उसका अपन बोलेंगे पीएच सबसे ज्यादा होगा। तो 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। वाटर में और एसिटाइलिन में आपको याद भी रखना है
कि जब वाटर से प्रोटॉन निकालते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, और जब यहाँ एसिटाइलिन से प्रोटॉन निकालेंगे तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ओ पे नेगेटिव, सी के नेगेटिव से मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन में, सेलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एक आपको एनिलीन दे रखा, एक आपको ऑर्थोमिथाइल एनिलीन दे रहा है, एक मेटामिथाइल एनिलीन दे रहा है, एक पैरामिथाइल। बेसिक नेचर की कभी भी बात करेगा आपको तो ये देखना है कौन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन जो ग्रुप लगे हैं उनका इफेक्ट देखते हैं। तो सिग्मा सी एच बॉन्ड कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, ये आपके पास कैसा इफेक्ट हो गया, प्लस एच हो गया। सी एच थ्री का ऑर्थो पे प्लस एच, साथ में आपने कहा भाई प्लस आई भी होगा, और ऑर्थो पे तो प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, ऑर्थो पे प्लस आई सबसे ज्यादा। तो यहाँ आपने एक प्लस एच लिख दिया, एक प्लस आई लिख दिया, प्लस आई सबसे मैक्सिमम होगा। मेटा पे तो आपने कहा भाई इंडक्टिव ही काम करता है, आपको पता ही है, तो प्लस आई लिख दिया। और पैरा पे ओनली आपने कहा प्लस एच लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो इंडक्टिव मिनिमम हो गया, भूल जाइए उसको। अब आपको देख के तो ऐसा लग रहा है भाई प्लस एच और प्लस आई दोनों ही मिलकर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो सेकंड वाला सबसे मोर बेसिक होना चाहिए था। ठीक है, इफेक्ट कोई इफेक्ट को अगर कंसीडर करें तो सेकंड वाला सबसे मोर बेसिक होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ वाला, क्योंकि प्लस एच का जो पावर है वो प्लस आई से ज्यादा है, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखी तो हमें पता लगा जिसको हम सबसे मोर बेसिक सोच रहे थे वो तो सबसे लास्ट में आ रहा है, वो तो सब एनिलीन से भी वीक एसिडिक नेचर का है। इसका मतलब कोई और इफेक्ट भी इसमें काम कर रहा है। तो बेसिक नेचर में, एसिडिक नेचर में तो अपन प्रोटॉन निकाल के एनायन बना के एनायन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक नेचर के अंदर हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे एक स्टेरिक इफेक्ट की भी बात होती है, एक सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक एमीन्स इन्वर्जन की भी बात होती है। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं जो सेकंड होगा वो सबसे वीक बेसिक नेचर होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होता है उसका नेचर वीक बेसिक होता है, और ड्यू टू सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मैं बोल रहा हूँ, ये जो सेकंड है इसका सॉल्वेशन बहुत कम हो जाता है। क्योंकि सॉल्वेशन कम होने का मतलब जब एक प्रोटॉन अटैक करेगा तो NH3+ बनेगा, और ऑर्थोई पे ही एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो उसको सॉल्वेटेड नहीं कर पाएगा। कहीं कहीं इस बात को ऐसा भी लिखा होता है SIP, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, या बेस्ट आंसर अपन बोलेंगे सॉल्वेशन जो है वो कम होता है। तो सेकंड वाले को तो मैं सबसे लास्ट में बोलने वाला हूं, तो सबसे मोर बेसिक हो जाएगा आपके पास फोर्थ, क्योंकि प्लस एच का पावर प्लस आई से ज्यादा है, तो फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड, फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन सेकंड। तो ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। तो एक बात और नई बात आ गई, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है वो वीक बेसिक नेचर की होती हैं ड्यू टू सॉल्वेशन। अब देखिए बेसिक नेचर में बहुत बार एक बहुत सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को आइडिया भी होगा कि अगर एलिफेटिक एमीन्स की बात करता है, मैं एमीन्स की बात कर रहा हूं, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, और ये अपन एक्वस फेज में बात कर रहे हैं, एक्वस फेज में। ठीक है, अगर कोई फेज नहीं लिखा हुआ तो भी हम एक्वस ही कंसीडर करते हैं। हाँ, अगर गैस फेज उसने मेंशन कर रखा है तो फिर गैस फेज अपन कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखिए कोई एक फैक्टर से ही बेसिक नेचर डिसाइड नहीं होता। अगर हम पहला फैक्टर इंडक्टिव की बात करें, इंडक्टिव की बात बोले तो इंडक्टिव को तो प्लस आई से मतलब है, तो एक प्राइमरी एमीन है, एक सेकेंडरी एमीन है, एक टर्शरी एमीन है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ लगा साहब, टर्शरी एमीन में लगा। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर हो गया 3 इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। इंडक्टिव बोलेगा भाई टर्शरी एमीन मेरी तरफ से सबसे स्ट्रांग बेसिक नेचर का होता है। अब सेकेंड बात आती है अपने पास सॉल्वेशन।
आप जब अमोनिया में एक प्रोटॉन अटैक कराओगे तो NH4 प्लस बनेगा, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। और जब बात 1 डिग्री एमीन की होगी तो 3 हाइड्रोजन आएंगी, RNH3 प्लस बनेगा। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे सॉल्वेशन सबसे ज्यादा किसका, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। सॉल्वेशन बोलेगा भैया प्राइमरी एमीन सबसे स्ट्रांग है, और अगर अमोनिया भी उसमें बात कर रहा है तो अमोनिया सबसे स्ट्रांग है। फिर एक बात होता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, अब स्टेरिक क्या बोलता है भाई, कौन अपना लोन पेयर इजिली डोनेट करेगा। अब डोनेट किसको करना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को डोनेट करना है, वो नाइट्रोजन के पास में आएगा। एक तो पहले से ही छोटा सा एलिमेंट है, उसको बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई तो अपना लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अपन बोलते हैं स्टेरिक भी बोलता है प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगी तो लोन पेयर डोनेट करने में डिफिकल्टी आएगी। और फोर्थ मैं बोलता हूं एमीन इन्वर्जन, जिसको आप फ्लिपिंग भी बोलते हैं। फ्लिपिंग का मतलब क्या है, अब बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं ले सकता। ये आपके पास अमोनिया है और इस पे जैसे ही H प्लस में अटैक कराता हूँ, ये H प्लस नाइट्रोजन के पास आता है, ये मॉलिक्यूल पलट जाता है और पलट के ये ऐसा हो गया, ये H और ये H। अब H प्लस इसके पास जाएगा तो ये फिर वापस पलट जाता है। तो जितना हैवियर होगा वहां उतनी फ्लिपिंग कम होगी। तो फ्लिपिंग बोलता है भाई सबसे ज्यादा कौन, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। रिजल्ट आपको याद रखना है, रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर आर ग्रुप आपके पास मिथाइल है, आर ग्रुप अगर मैंने मिथाइल दे दिया तो 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3, 2 1 3 बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगर आर आपके पास इथाइल दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन बोलते हैं सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। 2 1 3 नंबर याद रखो, 2 3 1। दो और याद रख लीजिए कि अगर आर, आप एनसीईआरटी में तो ये दो ही है मिथाइल और इथाइल, अगर आर में आपको आइसोप्रोपाइल दे देता हूँ, थोड़ा बल्कि ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया, तब ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। और अगर मैंने आर ग्रुप आपको टर्शरी दे दिया, टर्शरी ब्यूटाइल दे दिया, तो फिर हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाता है, क्राउडिंग स्टेरिक बहुत बढ़ गया। तो अपन बोलते हैं अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। क्वेश्चन नंबर 17 में द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए फर्स्ट में आपके पास दे रखा है ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। एक आपके पास 2 डिग्री एमीन है, ठीक है, एक ये 3 डिग्री एमीन है, और एक ये एनिलीन डेरिवेटिव दे रखा है मैंने। तो अभी अपन बात कर ही चुके हैं। तो फोर्थ का तो लॉन पेयर ही कैसा हो रहा है, रिंग के अंदर जा रहा है। तो फोर्थ वाला डी तो हो गया सबसे वीक बेसिक नेचर का हो गया, जिसको मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगा। और अभी अपन ने बात किया है सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शरी, तो सबसे स्ट्रांग कौन सा हो जाएगा, बी। बी के बाद आएगा आपके पास ए, फिर सी, फिर डी। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखता हूं तो मैं बोलूंगा बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी और इज ग्रेटर देन डी। ये आपके पास के बी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है डी सी ए बी। तो डी सी ए बी जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास बी ऑप्शन के अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट भी देखिए, कह रहा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन। भाई प्रोटॉन कहाँ अटैक कर सकता है, H प्लस कहाँ जाएगा जहां उसको लॉन पेयर मिलेगा। तो आप तो देखिए भाई कौन लॉन पेयर इजिली डोनेट कर सकता है। तो अब अपन देखते हैं ए का लॉन पेयर रेजोनेंस में है, यहाँ जो लॉन पेयर है वो सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस में। जब ये रेजोनेंस में जा रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है, तो H प्लस को इजिली डोनेट नहीं करेगा। तो एक को तो बाहर करो एक बार के लिए। अब यहाँ पे एक आप देखिए ये सी का लॉन पेयर, ये सी का जो लॉन पेयर है यहाँ पे वो भी इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर है, तो ये भी डोनेट नहीं करेगा। अब कौन डोनेट करेगा, एक तो आपके पास बी है, इसके पास जो लॉन पेयर है, ये जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं होगा। डबल बॉन्ड एटम पे जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि वो परपेंडिकुलर प्लेन में है। सी का लॉन पेयर भी रेजोनेंस में नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर प्लेन में है।
और आपके पास डी का लॉन पेयर भी रेजोनेंस में नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर प्लेन में है। कोई आपके पास डबल बॉन्ड एटम है और इसके पास लॉन पेयर है, ये रेजोनेंस में नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। जब प्लेन सेम नहीं है तो डी लोकेलाइजेशन नहीं होगा। तो एक बी और एक सी और एक डी, आपके पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। एक बार देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ग्वानिडीन पे आया हुआ है, NH2C डबल बॉन्ड NH, और ये आपके पास NH2 है, और ये आपके पास ये इस साइड को ए बोल दिया, इस साइड को बी बोल दिया, इस साइड को सी बोल दिया, और इस पे मैंने कहा भाई H प्लस का अटैक कराया। H प्लस कहाँ जाएगा? ए का लॉन पेयर आपने कहा भाई सी डबल बॉन्ड सी के साथ, सी डबल बॉन्ड एन के साथ रेजोनेंस में, बी का लॉन पेयर भी सी डबल बॉन्ड एन के साथ रेजोनेंस में, लेकिन सी का लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो प्रोटॉन जो है वो सी पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, और जब यहाँ आप अटैक कराओगे तो NH2 प्लस होगा। फिर डी लोकेलाइजेशन करके देखना, इसके 3 आइडेंटिकल RS बनेंगे, तो इसका नेचर ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस होता है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, ये अभी तक अपन ने कुछ कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर, कुछ कंपाउंड्स के बेसिक नेचर की बात करी, कुछ क्वेश्चन आगे भी आएंगे। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, चार्ज कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, स्टेबिलिटी के लिए कम होना चाहिए। कम, उसमें प्लस एम प्लस एच प्लस आई भी कर सकते हैं, माइनस एम माइनस एच माइनस आई भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन है, एनाइन है या फ्री रेडिकल है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन है, तो फर्स्ट में आप देखिए ये बेंजाइल कैटाइन मैंने आपको दिया हुआ है, ये बेंजाइल कैटाइन आपको दे रखा है, और यहाँ पे पाई के अल्ट्रानेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने कहा यहाँ से पाई क्लाउड इधर जाएगा, फिर पॉजिटिव इधर, फिर एक छोड़ के इधर, फिर एक छोड़ के इधर, ऐसा ये डीलोकेलाइज होगा। चार्ज जितने एटम पे आएगा तो पर एटम चार्ज की क्वांटिटी कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब साहब यहाँ OCH3 ये क्या करेगा साहब? ये प्लस एम पावर क्रिएट करेगा, और प्लस एम वाला कैसा चार्ज क्रिएट करता है? नेगेटिव। कहाँ क्रिएट करेगा? ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे जब रेजोनेंस होगा तो ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, और यहाँ पैरा पे। तो पैरा पे जैसे ही नेगेटिव आया, कार्बन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। अगर मैं सारी RS बनाऊंगा तो इसमें अपन बोलेंगे एक बॉन्ड बन जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। और यहाँ पे तो देखिए रेजोनेंस तो नहीं है, 3 और 3 6 अल्फा H है। और जब भी आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात हो, तो अगर डिफरेंट कार्बोकेटाइन है, एक कार्बोकेटाइन ऐसा है जिसके अंदर बैक डोनेशन हो रहा है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर किसी ने ऐसा कोई कार्बोकेटाइन आपको दिया CH2 प्लस और OCH3 इस तरह का है, या ऑक्सीजन की जगह मैंने नाइट्रोजन भी लगा दिया, इस तरह का कोई कार्बोकेटाइन है, तो इसमें अपन बोलेंगे ये बैक डोनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बैक डोनेशन होगा तो CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गए। एक स्ट्रक्चर ये है और ये सेकंड है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा, क्योंकि जब भी बैक डोनेशन होता है जितने एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिनके बीच में रेजोनेंस, जिनके बीच में बैक डोनेशन हो रहा है। यहाँ आपके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 8 थे, जब बैक डोनेशन हुआ ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। तो कभी ऐसा मत सोच लेना कि साहब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, वो तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑक्टेट रूल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल। तो बैक डोनेशन से कोई कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर एक सिग्मा रेजोनेंस की बात करी होगी, स्पेशल टाइप का है, देखते ही आपको याद आ जाएगा, 3 की साइकिल बगल में पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा रेजोनेंस होता है। फिर ये हो जाता है। फिर इसके बाद हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। एरोमेटिसिटी का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट होना चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो वहां पे वो, फिर हम रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, इस तरह से अपन स्टेबिलिटी, अगर डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटाइन कोई देता है तो इस टाइप से अपन उसमें चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड, सी ऑप्शन जो आपके पास होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में भी कुछ कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, तो फर्स्ट को अपन देखते हैं। आप यहाँ लिखते जाइए भाई। सबसे पहले इसमें बैक डोनेशन है, बिल्कुल है, पॉजिटिव के
साथ में ऑक्सीजन जिसके पास लॉन पेयर है, और इधर से 3 और 3 6 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। और अगर अपन सेकंड को देखेंगे, इधर से 3 और इधर से 2 5 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन है। नेक्स्ट में भी यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ पे आप बोलेंगे बैक डोनेशन तो है, लेकिन अल्फा एच ओनली 3 अल्फा एच ही है यहाँ पे, CH3 है कॉर्नर पे, तो 3 अल्फा एच। तो फर्स्ट में बैक डोनेशन विथ 6 अल्फा एच, थर्ड में बैक डोनेशन विथ 3 अल्फा एच, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। और फोर्थ को देखें तो इसमें केवल 2 अल्फा एच है। तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन फोर्थ, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। फिर देखिए 21 कार्बोकेटाइन, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। अब आप उसमें देखते जाइए भाई क्या कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, और वो उसके नीचे लिखते जाइए, आंसर आपके पास रेडी हो जाएगा। पॉजिटिव के अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो आपने कहा भाई रेजोनेंस है, लिख दीजिए यहाँ रेजोनेंस है, रेजोनेंस आ रहा है। कहीं रेजोनेंस भी कम ज्यादा होगा तो वो भी एरो लगा के कर देंगे भाई, कम है कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस से ज्यादा है। और जैसे ही कार्बन यहाँ पॉजिटिव यहाँ आया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो बगल में उसको लॉन पेयर मिलेगा, तो यहाँ पे बैक डोनेशन भी आ गया, बैक डोनेशन भी आ गया। तो फर्स्ट में रेजोनेंस विद बैक डोनेशन, पॉजिटिव आगे गया और फिर आपके पास बगल में लॉन पेयर मिल जाएगा। अब सेकंड में आपने कहा भाई रेजोनेंस तो है, पॉजिटिव के अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आपने कहा रेजोनेंस हो गया। और OCH3 का थोड़ा बहुत माइनस आई पावर भी काम करेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कोई रेजोनेंस तो नहीं है, OCH3 का यहाँ माइनस आई पावर आ रहा है। और नेक्स्ट में यहाँ पे बैक डोनेशन लग रहा है, CH3O और पॉजिटिव चार्ज है तो बैक डोनेशन है, और बैक डोनेशन जब भी लगेगा तो सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गए। और फर्स्ट और फोर्थ में अगर बात करूं तो फर्स्ट में बैक डोनेशन के साथ एक रेजोनेंस भी आ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास फर्स्ट, और फिर आ जाएगा फोर्थ, फर्स्ट इज ग्रेटर देन फोर्थ, देन सेकंड, उसमें ओनली रेजोनेंस है, और थर्ड में तो माइनस आई पावर लग रहा है, तो आंसर आपके पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर एक कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, यहाँ सारे ही केस बैक डोनेशन के हैं, यहाँ ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन फ्लोरीन के पास लॉन पेयर है, यहाँ भी कार्बोकेटाइन आप बना लीजिए, ये पॉजिटिव है और ये नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो सभी के अंदर बैक डोनेशन है। भाई कौन अपना लॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा, सभी के अंदर 2p ओवरलैपिंग है, तो लॉन पेयर कौन इजीली डोनेट करेगा, नाइट्रोजन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, तो सेकंड का बैक डोनेशन फर्स्ट से ज्यादा होगा, और सबसे कम थर्ड, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही लिख देंगे अपन, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एमीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, बेसिक नेचर पे ये क्वेश्चन आ गया, तो वही अपन देखते हैं भाई, पहले वाले में पायरिडीन है आपके पास, और ये पायरिडीन का जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन में, तो यहाँ आप लिख लो भाई ये जो रेजोनेंस के अंदर ये लॉन पेयर नहीं है, तो मैं लिख देता हूं ये कैसा लॉन पेयर है, ये लोकेलाइज्ड लॉन पेयर है, ये लोकेलाइज्ड लॉन पेयर है। जबकि यहाँ पे जो लॉन पेयर है, ये वाला जो लॉन पेयर है ये डीलोकेलाइज हो रहा है, ये लॉन पेयर C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस के अंदर है, C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस के अंदर है। और एक बात इसमें और भी हो रही है, ये जो लॉन पेयर है ना ये एरोमेटिसिटी का भी पार्ट है, जैसा ही ये लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ये आपके पास जो पाइरोल है इसका जब लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा यहाँ पे, तो ये रिंग का करेक्टर कैसा डेवलप होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो लॉन पेयर है ना ये रेजोनेंस का एरोमेटिसिटी का पार्ट है। जैसे मैं देखिए कंपैरिजन आपको कराना चाहूं, कभी मैंने कहा यहाँ पे ऐसा दिया मैं, और इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और केबी की बात कर रहे हैं हम, केबी की बात करें भाई कौन मोर बेसिक नेचर का है, तो आपको दिखेगा यहाँ नाइट्रोजन का लॉन पेयर C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में, यहाँ भी नाइट्रोजन का लॉन पेयर C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में, लेकिन ये लॉन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है,
ठीक है, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो भी रिंग एरोमेटिक है, लेकिन ये लॉन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? आपने कहा सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अगर पाइरॉल का लॉन पेयर, ये पाइरॉल आपके पास कंपाउंड है, इसका लॉन पेयर एरोमेटिसिटी का पास है पार्ट है, तो तुरंत रिंग के अंदर जाएगा, तो किसी को भी डोनेट करने की जो पावर है वो आपके पास कम हो जाएगी। तो सबसे, और यहाँ जो लॉन पेयर है ये भी आपने कहा भाई कैसा हो गया? लोकलाइज्ड हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड दोनों के ही लॉन पेयर लोकलाइज्ड हैं, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 है, और sp2 में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आपने कहा बढ़ेगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर जो होगी वो आपके पास कम हो जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड में मोर बेसिक कौन? थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। 3, 1 और 2, सी ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एनाइन पे क्वेश्चन आ गया, तो एनाइन की जो स्टेबिलिटी है, कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन बोलेंगे -m -h -i, क्योंकि -m -h -i वाले कैसा चार्ज क्रिएट करेंगे? पॉजिटिव, तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m +h और +i। तो आप देखिए भाई, -m -i ज्यादा कहाँ लग रहा है? वहीं पर आपने कहा वो कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो NO2 का ऑर्थो और पैरा पे आप बोल दोगे -m लग रहा है, और -i भी लिख सकता हूं मैं, ऑर्थो पे मैक्सिमम होगा। मेटा पे ओनली -i की ही बात करेंगे हम, -i की। साइनाइड का इधर आपने कहा -m और ऑर्थो पे -i भी आ जाएगा। और NO2 और जब साइनाइड को कंपेयर करेंगे तो NO2 का -m ज्यादा है, और इसमें मैंने साइनाइड का -m और -i लिख दिया, और NO2 का ओनली -m लिख दिया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो जहां -m पावर सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट में हो गया। फिर फोर्थ में, क्योंकि थर्ड में दोनों -m के साइनाइड हैं, और फोर्थ में एक साइनाइड है एक NO2 है, तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन बोलेंगे फर्स्ट इज ग्रेटर देन फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड में तो ओनली -i है जो डिस्टेंस के साथ कम हो जाएगा। तो आंसर आपके पास इसमें डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब यहाँ पे ये आपको मैंने दिया हुआ है बेंजीन, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ OCH3 है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि यहाँ OCH3 का केवल कैसा पावर कंसीडर करोगे? -i। तो यहाँ OCH3 का -i, मेटा पे भी -i, पैरा पे भी -i, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, जो CH बॉन्ड बनाया था वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का था, तो वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज है, परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इंडक्टिव की बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, उससे कम मेटा पे, सबसे कम पैरा पे। तो सबसे -i वाला यहाँ सबसे बड़ा डेल पॉजिटिव, यहाँ उससे छोटा डेल पॉजिटिव, यहाँ सबसे छोटा डेल पॉजिटिव आएगा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इन इंडिकेटेड CCl बॉन्ड प्रोड्यूसिंग कार्बोकेटाइन। तो अब आपने कहा भाई किसमें कितना एनर्जी चाहिए, किसमें कम चाहिए, किसमें ज्यादा चाहिए। तो अगर Cl नेगेटिव निकलता है और कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा उतना ही वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और उसमें एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो आपका काम तो ये है, यहाँ से Cl नेगेटिव निकालो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाओ। सभी में से Cl नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव बना लिया, इधर से भी Cl नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव बनाया। और अब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसको सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आप देखिए फर्स्ट में आपने कहा पॉजिटिव है,
और इसके अल्टरनेट पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ से पाई डीलोकेलाइजेशन होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पॉजिटिव आते ही बैक डोनेशन लगेगा, और बैक डोनेशन लगेगा तो ये इसको लॉन पेयर देगा, तो यहाँ डबल बॉन्डेड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद रेजोनेंस आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐसा बनाओगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आया और यहाँ सिंगल बॉन्ड आया, अब आगे कोई पाई बॉन्ड नहीं हो सकता डीलोकेलाइज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो फर्स्ट में पॉजिटिव इधर, फिर आपने कहा पहले पॉजिटिव ऊपर आ रहा है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, फिर बैक डोनेशन लग जाएगा। अब जब अपन सेकंड की बात करेंगे, यहाँ से पहले पाई क्लाउड इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये पाई क्लाउड इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर उसके बाद बैक डोनेशन भी, यहाँ रेजोनेंस बढ़ गया और बैक डोनेशन भी लग रहा है, बैक डोनेशन भी लग रहा है, रेजोनेंस फर्स्ट वाले से बढ़ गया। तो आप कैटाइन बनाओ, चार्ज को घुमा के देखो कहां तक जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा पाई क्लाउड यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव आया, फिर इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव आया, और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, फिर बैक डोनेशन। इसका मतलब सेकंड और थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है, बराबर बराबर हो रहा है, बैक डोनेशन में चेंज आ रहा है। एक ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, एक नाइट्रोजन, तो कौन इजिली लॉन पेयर डोनेट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन। तो थर्ड का कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड का, और फर्स्ट का लीस्ट स्टेबल। इसका मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा किस में चाहिए? हमें तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हिट्रोलाइटिक क्लीवेज, CCl बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में सबसे कम चाहिए, क्योंकि कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर आपके पास ए आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉट अ एरोमेटिक, तो आपको पता ही होगा एरोमेटिक के लिए ऑड पेयर कंजुगेशन में होने चाहिए। कोई भी रिंग हो और उसमें ऑड पेयर कंजुगेशन में है, और पूरी रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो आपके पास एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंजुगेशन कंप्लीट है। सेकंड में आप देख रहे हैं भाई 2 पेयर ही कंजुगेशन में, इवन पेयर कंजुगेशन में है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में अपन बोलेंगे 2 पाई और ये नेगेटिव चार्ज, कितने पेयर कंजुगेशन में आ गए? 4 पेयर कंजुगेशन में। इवन पेयर कंजुगेशन में है, पूरा सिस्टम आपके पास, पूरा जो सिस्टम है वो आपके पास कैसा हो गया? प्लेनर है, पूरे रिंग के अंदर डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, और टोटल इवन पेयर कंजुगेशन में है, तो एंटी एरोमेटिक। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और नेक्स्ट में तो देखिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि साहब ये कार्बन ही sp3 है, टेट्राहाइड्रल है, तो फिर ये एरोमेटिक तो होगा ही नहीं, तो ये आपके पास नॉन एरोमेटिक हो गया। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एरोमेटिक, तो आपने कहा बी, सी और डी। ये बी, सी, डी तीनों ही आपके पास एरोमेटिक नहीं है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ही कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है, बी और सी एंटी एरोमेटिक है, और सी जो है, डी जो है वो नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद AgNO3, तो साहब किसका प्रेसिपिटेट आएगा? AgBr का आएगा। कौन निकलेगा? Br नेगेटिव निकलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो लॉन पेयर है ये पाई के साथ रेजोनेंस में है। अब लॉन पेयर रेजोनेंस में है तो आप बोलोगे भाई कैसा करेक्टर आएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड करेक्टर आने से अपन बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। तो कैसा करेक्टर आ जाता है? लिख देते हैं भाई पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से Br रिप्लेस नहीं होगा। नेक्स्ट वाले को देखे तो साहब Br नेगेटिव तुरंत निकलेगा, बहुत इजीली निकलेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आते ही आपने कहा 3 पेयर कंजुगेशन में है और पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो कार्बोकैटाइन स्टेबल हो गया ड्यू टू एरोमेटिसिटी, Br नेगेटिव इजिली निकल जाएगा। नेक्स्ट वाले में Br नेगेटिव निकल सकता है, लेकिन जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी आएगी वो ओनली हाइपर कंजुगेशन से ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आप बोलोगे कि 2 और 2 4 अल्फा H का है, और यहाँ तो अगेन आप बोलोगे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो साहब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से Br रिप्लेस नहीं होगा। बी और सी में अपन कंपैरिजन करेंगे
तो प्रेसिपिटेट AgBr का कौन देगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी एरोमेटिसिटी से ही, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरोमेटिसिटी से ही रिलेटेड है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आप देखिए, ये जो कंपाउंड मैंने आपको फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें अपन बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन नहीं होगा, फ्री रोटेशन होगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, और यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव और यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ऐसा होने से ये वाली रिंग भी कैसी बन गई भाई, एरोमेटिक, और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बना, ऐसा फ्री रोटेशन कहाँ है, तो अपन बोलेंगे फर्स्ट में हो जाएगा। सेकेंड बॉन्ड तो भाई डबल बॉन्ड रहना ही पसंद करेगा, क्यों, क्योंकि अगर अगर इसको मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लगाया, यहाँ अगर पहली रिंग पे पॉजिटिव लगाता हूं तो ये एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, तो एक एंटी एरोमेटिक एक एरोमेटिक, तो ये डबल बॉन्ड ही रहना पसंद करेगा। तो ये इनमें डिफरेंस आने वाला है। तो कह रहा है भाई सेकंड है ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट, नो, फर्स्ट का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, चार्ज आ रहा है, डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज होगा। फिर कह रहा है कोवलेंट करेक्टर ऑफ सेकंड इज लेस देन फर्स्ट, सेकंड में कम होगा, नहीं, फर्स्ट में आयनिक करेक्टर बढ़ गया, ठीक है, सेकंड में आपने कहा कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। फिर कह रहा है फर्स्ट इज मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट देन सेकंड, तो पोलर कंपाउंड आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, एक डाइपोल मूवमेंट आ गया, और लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर जो होंगे वो पोलर में सॉल्वेटेड होंगे, पोलर जो होंगे वो मोर सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में अपन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो भाई नॉन एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, देखते हैं अपन। ये जो नाइट्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन नाम की कोई चीज होगी क्या फर्स्ट में, तो अपन देखेंगे नाइट्रोजन के पास जरा इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, ये इस बॉन्ड में 2 आ गए, इधर 2 आ गए, 4 हो गए, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो अब ये कोई पाई इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं करेगा, और ये जो नाइट्रोजन है ये आपने का sp3 होगा, और sp3 है तो ये अपने पास एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आंसर तो आपका फर्स्ट ही आ गया। अब अपन चेक करें, अगर सेकेंड ऑप्शन में पाई के अल्ट्रानेट पे लॉन पेयर और लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड, कितने पेयर कंजुगेशन में, 3 पेयर कंजुगेशन, ऑड पेयर कंजुगेशन, पूरी रिंग के अंदर डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो आपने कहा ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट को देखेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर कंजुगेशन पूरे रिंग में, ये भी आपके पास कैसा होगा, एरोमेटिक, पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस है, कंप्लीट रिंग कंजुगेशन होना चाहिए। अब आपने कहा ये पाई के अल्ट्रानेट पे तो पाई आ गया, और उसके अल्ट्रानेट पे ये लॉन पेयर आ गया, तो इसमें भी 3 पेयर कंजुगेशन में है, तो ये भी एरोमेटिक होगा। फर्स्ट में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच कंपाउंड हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो देखिए इसमें आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड है, ये बेंजीन है, और इससे जो जी ग्रुप लगा है इसका पावर +m +h और +i है, ठीक है। अगर इसका +m +h +i पावर होगा तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपन कहेंगे इंक्रीज करेंगे, +m +h +i वाले डोनेट करेंगे तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। और अगर जी ऐसे ग्रुप लगा देता हूं मैं यहाँ, जिनका पावर कैसा है, -m -h -i, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो डिक्रीज करेंगे। तो आपको तो जो भी मैंने ग्रुप लगाए हैं उनका इफेक्ट देखना है, उनकी पावर देखना है, तो इसीलिए अपन बोलते हैं +m +h और +i वाले जो ग्रुप हैं वो वहां पे रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए अपन बोलते हैं +m +h +i वाले इन ग्रुप्स का नाम हमने रखा हुआ है एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये ESR के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, और -m -h -i वाले रिंग पे पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, और हमें अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना इस पे भी पॉजिटिव है, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं,
तो इनका नाम अपन बोलते हैं, ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक बात और बोल देते हैं, अगर बेंजीन रिंग से प्लस एम प्लस एच और प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो उनको अपन बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, और माइनस एम माइनस एच और माइनस आई वाले ग्रुप लगे हैं उनको अपन बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप मोर रिएक्टिव होंगे टूवर्ड्स ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लेस रिएक्टिवेट होंगे। अब जिनका प्लस एम प्लस एच पावर है वो नेगेटिव चार्ज कहाँ क्रिएट करेंगे, ऑर्थो पैरा पे, और इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा है, पॉजिटिव, तो वहीं जाना पसंद करेगा जहां उसको नेगेटिव मिलेगा। तो एक बात और कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे डायरेक्टर होते हैं, ऑर्थोपैरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे डायरेक्टर होते हैं, मेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कौन ऑर्थोपैरा कौन मेटा, जो आगे आपने एरोमेटिक में भी पढ़ा होगा। तो अब अपन जरा चेक करें, हमें तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है और ये पाई के साथ रेजोनेंस में है, तो एक बार आप प्लस एम लिख दीजिए, किसका कम किसका ज्यादा है उसकी बात अभी करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, ये भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, इसका भी पावर आपने लिख दिया प्लस एम, और इसके पास भी लॉन पेयर रेजोनेंस में है, इसका भी पावर प्लस एम, और यहाँ भी लॉन पेयर रेजोनेंस में है तो इसका भी पावर प्लस एम, सभी का पावर प्लस एम है। सभी ग्रुप कैसे है, एक्टिवेटिंग है। अब वो कह रहा है साहब लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ देखिए इसके बगल में एसिड लगा है, यहाँ आपके पास ईस्टर लगा है, और यहाँ एल्डिहाइड लगा हुआ है, और इनका भी माइनस एम पावर होता है। अब सबसे ज्यादा माइनस एम पावर किसका है, एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन ईस्टर इज ग्रेटर देन एसिड। ये माइनस एम का मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रहा हूँ, ठीक है। या आप वैसे भी चेक कर सकते हैं साहब, यहाँ ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में है, ऊपर भी लॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, फिर आपने कहा लॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। ये जो पाई बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओके, ये भी यहाँ ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में, तो यहाँ भी क्रॉस रेजोनेंस काम करेगा। या फिर आपको ऑर्डर याद है, तो ऑर्डर जो है वो एल्डिहाइड का माइनस एम सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ईस्टर, फिर एसिड, फिर आपके पास ये एसिड होगा। तो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा सी के अंदर, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो डी के अंदर, क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। तो बेंजीन रिंग से सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है, और सी डबल बॉन्ड ओ का पावर माइनस है। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन अटैच है, ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, इसका पावर प्लस एम। तो फर्स्ट का माइनस एम है, सेकंड का प्लस एम है। तो माइनस एम वाला रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर कम हो जाएगी, और प्लस एम वाला जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा का, सेकंड के अंदर, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। फर्स्ट वाले को अपन बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड वाले को क्या बोलूंगा मैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। वो बात अलग है, कोई वीकली एक्टिवेटिंग है, कोई स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, क्योंकि ये जो लॉन पेयर है वो इस सी डबल बॉन्ड सी के साथ भी रेजोनेंस में है, तो वो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। अब यहाँ पे देखिए ये लॉन पेयर यहाँ से रेजोनेंस में जा रहा है, और इस एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपने कहा नाइट्रोजन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे NH2 का एक्टिवेटिंग पावर सबसे ज्यादा हो गया, और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से हाइपर कंजुगेशन भी आ जाएगा, और कुछ माइनस आई पावर भी COCH3 का कंसीडर होगा। लेकिन थर्ड के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग पावर लगी हुई है हाइपर कंजुगेशन और प्लस एम की वजह से, तो थर्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। तो 3 1 2 डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कभी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आ जाता है कि सब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हमेशा आपने कहा कैसा बॉन्ड रहने वाला है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड करेक्टर ही रहेगा। नेक्स्ट में अपन देखेंगे साहब, यहाँ लॉन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, तो यहाँ से ये लॉन पेयर इधर गया, ये पाई क्लाउड इधर चला गया, तो यहाँ जब ऐसा हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले में देखें तो भाई रेजोनेंस और बढ़ गया,
पाई के अल्ट्रा लॉन पेयर के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अल्ट्रानेट पे पाई बॉन्ड, तो आपने कहा रेजोनेंस और बढ़ गया तो डबल बॉन्ड करेक्टर भी बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ और कम हो गया, और कम हो गया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में है? फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में, सबसे कम जो होगा सी एन की बॉन्ड लेंथ वो थर्ड में। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। ऐसे ही देखिए हैलाइड में से कई क्वेश्चन आया भी हुआ इस तरह का। एक मैंने आपको दिया CH3 CH2 Cl, एक मैंने आपको विनाइल क्लोराइड दे दिया, और एक मैंने आपको क्लोरोबेंजीन दे दिया। और कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ की बात करता है और उसका मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। तो आप देखिए फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट मैंने कह दिया, इसको हम सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल। तो फर्स्ट में कार्बन हेलोजन Cl के बीच में हमेशा कैसा करेक्टर लेगा? सिंगल बॉन्ड करेक्टर ही रहेगा। और सेकंड में देखेंगे ये लॉन पेयर रेजोनेंस में आएगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। यहाँ भी लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में आया और यहाँ पे फिर आपने कहा रेजोनेंस इंक्रीज हो गया, तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर किस में आएगा? थर्ड में। तो डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो अगर मैं फर्स्ट की बॉन्ड लेंथ ए ले लूँ, सेकंड की बी ले लूँ, थर्ड की सी ले लूँ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए में सबसे ज्यादा, उससे कम बी, और सी जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो जितने भी दायरे के बीच में रेजोनेंस होता है तो जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज होगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। फिर देखिए कार्बोकैटायन का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस विच चेंज कार्बन स्केलेटन। तो आपके पास जब ये कार्बोकैटायन जो मैंने आपको दिया हुआ है इसका जब रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का अपन रीअरेंजमेंट करेंगे तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाए, और जो स्केलेटन है अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया। अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये 1 2 और 3 का चेन आपके पास आ रहा है, और अगर यहाँ देखें तो ये 1 2 3 4 का चेन आ रहा है, तो स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया, यही आपसे पूछ रहा है। तो आंसर तो आपको एक बार फर्स्ट मिल ही गया। अब बाकियों को भी चेक करते हैं। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है जब ये रीअरेंज होगा तो ये प्राइमरी से आपने कहा सेकेंडरी बन जाएगा। तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी तो बढ़ गया, जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही रहा है। यहाँ पे इधर भी 3 का चेन, इधर भी 3 का चेन है, और इसमें तो अपन बोलेंगे नो रीअरेंजमेंट कोई होगा ही नहीं। और इधर भी देखिए ये पॉजिटिव प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, अभी इसकी स्टेबिलिटी आ रही है 2 अल्फा एच से। ये हमेशा 1 2 शिफ्टिंग होती है, जब ये बाजू में जाएगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी 5 अल्फा एच से, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि अल्फा एच कम हो रहे हैं। देखिए इसका मतलब स्केलेटन में कोई चेंज नहीं आया, बस पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इसको 1 बोलूं तो 1 से आपने कहा 2 पे आ जाएगा। तो आंसर आपके पास ए हो गया। फिर 35 क्वेश्चन में कह रहा है इन द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन HCH3 दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज। ये कार्बन जिस पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज है थर्ड नंबर पे, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की बात कर रहा है, 2 पे होगी या 4 पे होगी। 2 और 4 की बात करूंगा मैं हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की, क्योंकि बगल में ही जाएगा। जब भी शिफ्टिंग होगी, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो, चाहे वो एल्काइल शिफ्टिंग हो, चाहे वो बॉन्ड शिफ्ट हो, चाहे वो फिनाइल शिफ्ट हो, होता 1 2 शिफ्ट है कार्बोकेटाइन की के रीअरेंजमेंट में आपने पढ़ा होगा। तो आप देखिए जब मैं एच को 3 नंबर वाला जो एच है इसको जब मैं 4 नंबर पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है, और एक केस हो सकता है मैं इसको सेकंड नंबर पे शिफ्ट करूं। तो जब मैं इसको सेकंड नंबर पे शिफ्ट करता हूं CH3CH, और यहाँ आपने कहा पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से ये H आपके पास, यहाँ से H जो होगा ये जो H होगा वो नेक्स्ट आगे चला जाएगा CH3, हाइड्राइड आपने शिफ्टिंग करा दी, तो यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव आ गया, और इससे आपके पास जो अटैचमेंट इससे लगा हुआ है ये OH। ऐसा अरेंजमेंट जब बने, जब अपन बोलेंगे इस टाइप का अरेंजमेंट आपके पास बनेगा तो यहाँ बैक डोनेशन होगा। बैक डोनेशन होगा जब H की शिफ्टिंग होगी सेकंड नंबर पे, तो उसके बगल वाले एटम के पास ऑक्सीजन है जिसके पास लॉन पेयर है, तो बैक डोनेशन होगा।
तो इस कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो बैक डोनेशन से आएगा और उसमें सभी एटम का ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ से अपन बोलेंगे लॉन पेयर इधर जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा नहीं, H प्लस निकाल देगा, तो एक बहुत ही स्टेबल बॉन्ड क्रिएट होगा, C डबल बॉन्ड हो। इसकी स्टेबिलिटी भी लगभग एरोमेटिसिटी जितना ही होता है। तो हम बोलेंगे सब H एट C2, जो हाइड्रोजन है वो C2 कार्बन पे जाएगा तो बैक डोनेशन आएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में से क्वेश्चन है। तो फ्री रेडिकल भी एक तरह से कैसी स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच। फ्री रेडिकल का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तो आप देखिए फर्स्ट में रेजोनेंस है, ठीक है, ये जो डॉट है ये टहलता टहलता पहले इधर आएगा फिर ये इधर चला जाएगा, तो सब रेजोनेंस है। सेकंड में भी सब रेजोनेंस है, डॉट के अल्ट्रानेट पे पाई के अल्ट्रानेट पे पाई। लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ इसको यहां से आप देख रहे हो 2 अल्फा एच का अरेंजमेंट आपको मिल रहा है। यहां से आपके पास 2 अल्फा एच आ रहे हैं। ये जो डॉट है इसके बगल में कैसा बॉन्ड है, CH2 बॉन्ड है। और यहां पे आपने कहा इसके अंदर नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में ये जो डॉट है जब पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा यहाँ आएगा, इसके बाद ये यहाँ आएगा। रेजोनेंस तो बराबर का ही है, लेकिन यहाँ से CH3 ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग जाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे अब अगर अपन देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर बात करें तो आपको रेजोनेंस मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में रेजोनेंस मिल रहा है और 2 अल्फा एच भी बाजू में है। सेकंड में रेजोनेंस है, बराबर का रेजोनेंस है। और अगर अल्फा एच की बात करें तो यहाँ एक अल्फा एच भी आ रहा है, एक अल्फा एच भी आ रहा है और CH3 का प्लस आई पावर है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को बात करें तो रेजोनेंस का दायरा कम हो गया, रेजोनेंस कम हो गया। वहां पे जो डॉट है वो 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है और इसमें डॉट है 1 पाई बॉन्ड के साथ ही रेजोनेंस में। और अगर अपन फोर्थ ऑप्शन की बात करें, रेजोनेंस तो इंक्रीज हो गया, डॉट के अल्ट्रानेट पे पाई के अल्ट्रानेट पे पाई। तो जितना रेजोनेंस फर्स्ट और सेकंड में है, ए और बी में है, उतना ही डी में भी है। लेकिन यहाँ एक बात और हो रही है, 3 और 2 यहाँ पे आपके पास 5 अल्फा एच, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल में बहुत ही कम ऑब्जर्व होता है, लेकिन जितना भी है उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो 5 अल्फा एच आपके पास बनेंगे। तो वो पूछ रहा भाई लीस्ट स्टेबल, तो आप सबसे पहले रेजोनेंस देखो, तो रेजोनेंस सबसे कम किसमें, सी में, तो आंसर आपके पास रेजोनेंस से ही आ जाएगा और कुछ आपको देखना नहीं है। वो कहता है सबसे मोर स्टेबल कौन सा है, सबसे मोर स्टेबल कौन सा है, तो फिर मैं बात करता डी, कि रेजोनेंस तो ए बी और डी में बराबर है, लेकिन डी के अंदर 5 अल्फा एच की वजह से भी स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट आपके पास 37 क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ। जब बेसिक नेचर की बात है तो इनके आगे प्रोटॉन रख दीजिए। सब कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को इजीली डोनेट करेगा, जो इजीली डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट में नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है, और यहाँ जो सेकंड में नेगेटिव चार्ज है वो आपको यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है, रेजोनेंस में है। और कुछ C डबल बॉन्ड O का यहाँ से माइनस आई पावर भी ऊपर पहुंचेगा। यहाँ भी अपन बोलेंगे लोकेलाइज्ड लॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कुछ C डबल बॉन्ड O का माइनस आई पावर आएगा, माइनस आई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। और नेक्स्ट वाले को देखता हूं फोर्थ को, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में है। तो आप देखिए भाई लोकेलाइज नेगेटिव चार्ज कहाँ है, तो फर्स्ट में है और थर्ड में है। फर्स्ट और थर्ड में कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को इजीली डोनेट करेगा, तो फर्स्ट करेगा, क्योंकि थर्ड में C डबल बॉन्ड O का कुछ ना कुछ माइनस आई पावर भी काम करेगा, तो माइनस आई वाला पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक फर्स्ट, उसके बाद आपके पास थर्ड, अब आपके पास थर्ड और उसके बाद थर्ड आ गया। अब सेकंड और फोर्थ देखना है। सेकंड में आप देखोगे ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस में है। अभी मैं बहुत बार बोल चुका, C डबल बॉन्ड O का रेजोनेंस C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होगा।
तो इसका मतलब उसके बाद फोर्थ आ जाएगा और थर्ड सबसे वीक बेसिक नेचर का होगा। तो सेकंड जो है वो सबसे वीक बेसिक नेचर का ऑर्डर होगा। तो आंसर जो होगा अपने पास फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। 38 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग। एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन निकालो एनायन बनाओ, एनायन का आपको स्टेबिलिटी देखना है। तो ओ पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट वाला एनायन ज्यादा स्टेबल या थर्ड वाला? तो अपन बोलेंगे फर्स्ट का जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में है बेंजीन के साथ, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल। तो सबसे मोस्ट एसिडिक फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, क्योंकि फोर्थ का तो नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे है। तो इसका मतलब मोस्ट एसिडिक की बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 39 क्वेश्चन, द कंपाउंड विच विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद एक्वस AgNO3। कौन से प्रेसिपिटेट की बात कर रहा है भाई? व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलना चाहिए AgNO3। तो भाई किसका निकलता है? AgCl का निकलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखिए साहब, यहां से जब Cl नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने पेयर कंजुगेशन में? तो 2 पेयर कंजुगेशन में। तो कंपाउंड जो होगा वो एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो Cl निकलना पसंद नहीं करेगा। यहां से मैं Cl नेगेटिव निकालूंगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक पेयर कंजुगेशन में रिंग एरोमेटिक हो गया, तो आपने कहा Cl नेगेटिव निकल सकता है, Ag प्लस के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना सकता है। अब आई नेगेटिव यहां से निकालेंगे तो आई नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बोकेटाइन तो बहुत ज्यादा स्टेबल बन गया, 3 पेयर कंजुगेशन में है, रिंग एरोमेटिक हो गया, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे लेकिन प्रेसिपिटेट AgI का आएगा, वो व्हाइट नहीं होगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की बात कर रहा है, तो फिर आपने कहा आंसर सी नहीं होगा। अगर प्रेसिपिटेट की बात करता कि कौन मोर रिएक्टिव है, तो मैं यहाँ इनमें से सी लगाता। और डी में तो आपको पता ही है कि साहब ये Br तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि इसमें कैसा करेक्टर आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये अपना GOC1 का लास्ट क्वेश्चन, कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में से क्वेश्चन आ जाए तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो बेस की बात कभी भी है तो इसके आगे आप H+ रखो और देखो भाई कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा। तो यहाँ आपको दिखेगा हाइड्रोजन का तो न्यूट्रल इफेक्ट है, R का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई वाला ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को इजीली डोनेट कर देगा। जबकि यहाँ फिनॉक्साइड आयन सी के अंदर अपन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जा रहा है, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है तो किसी को H+ को इजीली डोनेट नहीं करेगा, कंपैरिजन में वीक बेस हो जाएगा। और नेक्स्ट में अपन बोलेंगे कुछ NO2 का -I भी काम करेगा, तो उससे अगर सी और डी की अंदर बात होगी तो डी का बेसिक नेचर सी से भी कम होगा। तो यहाँ पे आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस की बात है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक नेचर में कभी कोई कंपैरिजन की बात है, एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो जैसे मैंने आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? अटैकिंग स्पीड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब अटैकिंग स्पीड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई न्यूक्लियोफाइल कितना स्पीड से अटैक करेगा, कहाँ? न्यूक्लियोफाइल कब होता है? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को डोनेट करता है, तब अपन उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। कोई भी नेगेटिव स्पीसीज है, देखिए ये जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को देता है तो अपन इसको बेस बोलते हैं। जब ये नेगेटिव स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो डेल पॉजिटिव हो, और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस नेगेटिव स्पीसीज को अपन न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और यही नेगेटिव स्पीसीज आपने देखा होगा जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेशन में इसको लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेगेटिव स्पीसीज है वो 2 तरह से काम करती है। जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को देगा तो इसको बेस बोलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करेगा और उसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा
तब इसको अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो बॉन्ड बनाने में कुछ हिंड्रेंस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, कभी आ भी सकता है ये, कि मैंने आपको एक कंपाउंड ऐसा दिया, ये CH3 और O नेगेटिव, और एक मैंने ऐसा कंपाउंड दिया, सेम इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ भी डोनेट करने वाला O नेगेटिव है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी O नेगेटिव। एक मैं बोलता हूँ KB का ऑर्डर, KB का मतलब बेसिक नेचर, तो इसके आगे अपन प्रोटॉन रख देते हैं, और प्रोटॉन में कोई हिंड्रेंस नहीं होता, H+ में कोई हिंड्रेंस वाली बात नहीं होती। तो आपको देखना है किस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कोई डाउट ही नहीं है, सेकंड में प्लस आई पावर ज्यादा है, तो यहाँ बड़ा डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ थोड़ा सा छोटा डेल नेगेटिव आएगा CH3 के प्लस आई की वजह से। तो सेकंड पे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो अपन बोलेंगे बेसिक नेचर की बात है तो सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और जब बात न्यूक्लियोफिलिसिटी की होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में O नेगेटिव को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, बैक साइड में बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगी तो बॉन्ड बनाने में डिफिकल्टी आएगी। तो जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेगा तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो ये देखिए, GOC में आपको एक बार थ्योरी रिवाइज करना है बहुत अच्छी तरह से, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को एक बार पढ़ना है। हमारा क्वेश्चन जनरली एप्लीकेटिव पार्ट में से आता है, लेकिन एक बार ये सारे इफेक्ट आपको प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, माइनस एम, प्लस एच, माइनस एच, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो प्लस ई, माइनस ई, ये सारे इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। और जिसमें आपने को पता है इंडक्टिव हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे हाइपर कंजुगेशन है, ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, जब पाई बॉन्ड रिएजेंट की तरफ जाता है तो प्लस ई, पाई बॉन्ड जब रिएजेंट से दूर जाता है तो माइनस ई। तो ये पढ़ने के बाद फिर एप्लीकेटिव पार्ट में एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो गया, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म GOC सेकंड पे जाएंगे, वहां पे भी हर जगह अपन ऐसी ही बात बोला करेंगे कि इसका M इफेक्ट है, इसका H इफेक्ट है, इसकी I इफेक्ट है। उसी से ही इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड होंगी, रिएक्टिविटी के जो क्वेश्चन सारे बनते हैं वो भी उसी से ही डिसाइड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।